सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जहां पर हम लोग लाइट रिएक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लाइट रिएक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसकी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कर ली थी, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और बारीकी से जानने वाले हैं, बिकॉज ये जो टॉपिक्स हैं इनसे मैक्सिमम सवाल बनते हैं। अब मान के चलिए जो लाइट रिएक्शन है इसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और जो डार्क रिएक्शन है उसमें C3 और C4 पाथवे, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने जरूरी हैं और इनसे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नीट का मेजर काम जो है आपका इन्हीं दो टॉपिक से आ रहा होगा। तो आज का लेक्चर इज अ मस्ट वॉच लेक्चर। आराम से बैठ करके इत्मीनान से इसको सुनना, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। जो भी क्वेश्चन आप देखें वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको आप एक बार खुद से भी रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ ऐसे नाम हैं जो हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी नाम आपको नया ना लगे, सारे नाम मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ही बता दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई नाम आपको नया लग रहा हो तो उसको बार बार रिपीट करके आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। और मैं भी अल्टीमेटली आपको 2-3 बार इसी लेक्चर के अंदर सारी चीजों का कॉन्क्रीट रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी चीज बहुत अटपटी ना लग रही हो, सारी चीजें बहुत रेलेवेंट लगे और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको काफी ज्यादा मजा आ जाए। सो हम लोग अभी लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक दैट इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों रोज सुबह धूप लगती है, पर कभी सोचा है कि लाइट जो है ये प्लांट के साथ क्या कर रही है। मतलब हमारे लिए तो धूप जो है हमें लगता है एक बहुत बुरी चीज है, हालांकि हमारे लिए भी धूप बहुत अच्छी चीज है। आपको पता है कि जब धूप की किरणों में आप बैठते हैं फॉर सम टाइम तो आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि भारत के 70 से 80% जो लोग हैं वो विटामिन डी डेप्राइव्ड है, यानी उनको अपने विटामिन की जो ये डेफिशिएंसी है इसको पूरा करने के लिए टैबलेट लेना पड़ता है ना। तो कैल्शियम D3 की टैबलेट आती है जिसमें कैल्शियम की भी आपकी पूर्ति हो जाती है, एज वेल एज विटामिन D3 भी आपको मिल जाता है। तो अधिकतर जो भारतीय लोग हैं वो सूरज में एम्पल टाइम के लिए निकलते ही नहीं है, और मैं भी उनमें से एक हूं। मैं मानता हूं कि मैं अंदर रहकर ही काम करता हूं, मोस्टली टाइम मैं घर में ही रहता हूं या ऑफिस में रहता हूं। मेरे पास भी बिल्कुल इतना वक्त नहीं है कि मैं 20 मिनट धूप में बैठूं, लेकिन हाँ हम ये प्रण ले सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि जब भी हमारे पास मौका मिले हम लोग धूप में थोड़ा टाइम बिताया करें, थोड़ी नेचुरल सनलाइट लिया करें, जिससे कि हमारी जो डेफिशिएंसी है वो कुछ हद तक कम हो पाए। तो हमारे लिए तो धूप अच्छी है, लॉन्ग रन में थोड़ी हानिकारक हो सकती है, बिकॉज इसमें काफी सारी ऐसी रेडिएशंस हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको सनस्क्रीन लगाकर ही धूप में निकलना चाहिए, बिकॉज आपकी स्किन जो है इट इज वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट। बहुत ज्यादा टाइम अगर आप स्कॉर्चिंग सन के नीचे रहते हो तो आपको स्किन कैंसर तक भी हो सकता है। यस, लेकिन प्लांट जो है उसके लिए मस्ती वाली चीज है, मौज मस्ती वाली चीज है, क्योंकि लाइट जो है उसको यूज करके प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है। नाम ही है प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस, यानी फोटो यानी लाइट को इस्तेमाल करके सिंथेसाइज करना फूड को, यह प्लांट का काम है। अब लाइट की क्वालिटी मैटर करती है, बिकॉज मैंने आपको बताया है अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा इन द लास्ट लेक्चर। इंगलमैन साहब का अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद है तो आपको यह बात 100% पता होगी कि अकॉर्डिंग टू इंगलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है इनमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी। यानी कि सारी लाइट जो है उनमें एकदम बराबर क्षमता नहीं है फोटोसिंथेसिस कराने की। कुछ लाइट्स बेटर फोटोसिंथेसिस करा सकती हैं, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ फोटोसिंथेसिस करा सकती हैं, जैसे कि ब्लू लाइट और रेड लाइट, है ना। तो प्लांट के लिए भी क्वालिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब ये जो सनलाइट है ये फटाफट भागी भागी आएगी और पत्ती से जाकर के टकराएगी। पत्ती के अंदर है मीजोफिल सेल्स जो कि राउंड या ओवल हो सकते हैं, और उन मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है छोटे छोटे थाइलाकॉइड, और उन थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं क्या, पिगमेंट सिस्टम्स। और वो पिगमेंट सिस्टम्स क्या कर लेंगे, लाइट को एब्सॉर्ब कर लेंगे एंड लाइट रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, है ना। तो प्लांट के अंदर जो है लाइट रिएक्शन चालू हो जाता है, बिकॉज पूरी की पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, अलग अलग फोटो सिस्टम है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं। जैसे ही लाइट आएगी सारे के सारे फैक्ट्री के मजदूर यानी सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका एटीपी NADPH बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो कि डार्क रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, तो एक बार अगर एटीपी रेडी हो जाए, NADPH रेडी हो जाए, तो मेरे दोस्त आपका डार्क रिएक्शन चालू हो जाता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लाइट रिएक्शन 100% लाइट पे डिपेंड करते हैं।
लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में ही एक्टिवेटेड हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अंधेरे में लाइट रिएक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन डार्क रिएक्शन का नाम गलत दिया हुआ है। डार्क रिएक्शन जो शब्द है ये मिसनोमर है, ये मिसलीडिंग है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये रिएक्शन अंधेरे में होंगे। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शंस हैं ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करेंगे। यानी जब सूरज की किरणें आई, एक पत्ती पे पड़ी, लाइट रिएक्शन शुरू हुए, तो लाइट रिएक्शंस के दौरान तीन चीजें आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। पहली एटीपी, दूसरी NADPH और तीसरी ऑक्सीजन। ये जो एटीपी और NADPH बनी है, ये जो आपके एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू स्टार्ट द डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का अंधेरे से कुछ लेना देना नहीं है। डार्क रिएक्शन तब स्टार्ट होते हैं जब एटीपी और NADPH बन जाए। जैसा मैंने आपको एग्जांपल लेकर भी समझाया था, लेट्स से 9 बजे, सुबह 9 बजे सूरज की किरणें पेड़ पर पड़ना स्टार्ट हुई और लगभग 9:30 बजे तक सारे के सारे लाइट रिएक्शन के सिस्टम्स जो है एक्टिवेट हो गए और 9:30 बजे एटीपी और NADPH बन के तैयार हो गए। तो तब की तब, जैसे ही एटीपी और NADPH बन जाएंगे, तब की तब आपका डार्क रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एटीपी और NADPH। तो एक लाइन में अगर बात खत्म कर दूं तो लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स चाहिए, यानी डार्क रिएक्शन के लिए एटीपी और NADPH चाहिए। जितनी जल्दी एटीपी और NADPH बन जाएंगे, उतनी ही जल्दी डार्क रिएक्शन आपके प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात हमने सीखी थी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है, ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब यानी कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। यहां पर आपको नैनोमीटर में वेवलेंथ दे रखी है, यानी 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है, 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है। ये आपको वेवलेंथ दे रखी है। एंड यहां आपको दे रखे हैं अलग अलग पिगमेंट्स। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट जो है, ये यहां पर भी ठीक ठाक एब्जॉर्प्शन दिखाता है। अगर आप इसको बहुत ही डॉटेड लाइन से दिखाना चाहें, एक पतली सी लाइन से, तो यहां पर भी ठीक ठाक एब्जॉर्प्शन दिखाई, यानी लगभग 420 नैनोमीटर के आसपास की लाइट भी क्लोरोफिल ए ठीक ठाक एब्जॉर्ब करता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहां पर भी दिखाई इसने, यानी लगभग आप कह लीजिए 400 और 500 के बीच, लगभग यहां पर कहीं 440 के आसपास ये नंबर बैठ सकता है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है नीचे चला गया, टुक 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 टुक, और यहां पर आकर ये ग्राफ ऊपर आ चुका है, यानी यहां पर भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है। यहां पर भी एक पीक है 600 से 700 के बीच में, 700 की तरफ झुका हुआ है, यानी आप कह सकते हैं 680 690 नैनोमीटर के आसपास भी क्लोरोफिल ए अच्छी खासी लाइट एब्जॉर्प्शन करता है। अब आप दूसरा देखिए, दैट इज क्लोरोफिल बी, यानी ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका क्लोरोफिल बी का ग्राफ है। इसको आप देख लीजिए, तो क्लोरोफिल बी जो है यहां पर देखिए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इस लेवल पे दिखाई दे रही है, इस लेवल पे। यानी अगर आप नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो 400 और 500 के बीच, 500 की तरफ 480 मान सकते हैं, यहां पे क्लोरोफिल बी अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन दिखाता है। एंड नीचे जाते 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 एक छोटा सा पीक आपका यहां पर आया, एक छोटा सा पीक आपका यहां पर आया, वही आपका 600 और 700 के बीच, लगभग बीच में ही है, थोड़ा 700 की तरफ है, यानी लगभग 660 आप मान सकते हैं, इतने नैनोमीटर पे आपका क्लोरोफिल बी जो है अच्छी खासी एब्जॉर्प्शन दिखाता है। फिर अगर आप कैरोटिनॉइड की बात करें तो ये जो कैरोटिनॉइड है मेरे दोस्त, कैरोटिनॉइड एक पीक दिखा रहा है ये वाला, एक पीक दिखा रहा है ये वाला। तो अगर आप देखें, एक पीक आ जाएगी आपकी ये लगभग 460 के आसपास, और एक पीक आ जाएगी आपकी ये वाली लगभग 500 के आसपास। तो ये आपको क्या देखने को मिले? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिले, यानी आपको अलग अलग पिगमेंट दे रखे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, और आपको बता रखा है कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि ये जो क्लोरोफिल ए है ये 440 नैनोमीटर की लाइट को अच्छा खासा एब्जॉर्ब करता है, ये 400 नैनोमीटर की लाइट को ठीक ठाक एब्जॉर्ब करता है, ये लगभग आपका 680 690 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या ये बात करेक्ट है? हाँ, इन इलाकों में क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्प्शन का काम सबसे बेटर कर सकता है। अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं तो आपको पता लग जाएगा, लगभग 470 के आसपास बढ़िया एब्जॉर्प्शन दिखाता है, ये लगभग आपका 660 670 के आसपास बढ़िया एब्जॉर्प्शन दिखाता है, ये बात भी करेक्ट है।
अगर आप कैरोटिनॉइड की बात करें तो मैं अगर कहूं कि ये 460 के आसपास या 500 नैनोमीटर के आसपास अच्छी एब्जॉर्प्शन दिखाता है, ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। दीज आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब मैंने आपको बताया था ग्राफ, यानी ये एक ग्राफ है जो हमें बताता है कि किस वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट कितना एब्सॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट कितना एब्सॉर्ब कर रहा है, ये आपको पता लगता है विद द हेल्प ऑफ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या था? इंगलमैन साहब के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि उन्होंने हमें पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि कौन से वेवलेंथ की लाइट जो है उस पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। जैसा इंगलमैन एक्सपेरिमेंट में हमने जाना था कि ब्लू और रेड लाइट को एब्सॉर्ब करने पर सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे ज्यादा एक्शन होता है। सो दैट इज बेसिकली द एक्शन स्पेक्ट्रम। यहां हमें सिर्फ एब्सॉर्प्शन बताई हुई है, कोई एक्शन अभी हमें नहीं बता रखा। सो दिस इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां हमें एक बात पता लगती है, आराम से देखिए, यहां हमें पता लगती है कि कई सारे पिगमेंट्स आपके लीफ में पाए जा सकते हैं। जैसे आगे चल के अगली से अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स आपके लीफ में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए व्हाई देयर आर सो मेनी पिगमेंट्स। इतने सारे पिगमेंट्स की क्या जरूरत है? पहली बात तो आपने देखा वाया दिस ग्राफ, आपको पता लग गया कि एक पिगमेंट हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्लोरोफिल ए जो है वो कुछ ही वेवलेंथ की लाइट को बढ़िया एब्जॉर्ब कर पा रहा है। क्लोरोफिल ए जो है कुछ ही वेवलेंथ की लाइट को बढ़िया एब्जॉर्ब कर पा रहा है। कैरोटिनॉइड कुछ ही वेवलेंथ की लाइट को बढ़िया एब्जॉर्ब कर पाएगी। ज़ैंथोफिल कुछ ही वेवलेंथ की लाइट को बढ़िया एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा लाइट का फायदा उठा पाए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अलग अलग पिगमेंट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करें। राइट? समझ लीजिए, ये वाला इलाका क्लोरोफिल ए ने संभाल लिया, ये वाला क्लोरोफिल बी ने संभाल लिया, ये वाला कैरोटिनॉइड ने संभाल लिया, ये वाला ज़ैंथोफिल ने संभाल लिया। पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो गया ना। विजिबल रेंज का, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, विबग्योर जो है, ये पूरा का पूरा कवर हो गया। कोई पिगमेंट वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई इंडिगो को, कोई ब्लू को, कोई येलो को, कोई ऑरेंज को, कोई रेड को, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगा ना। एक पिगमेंट के बस की बात नहीं है पूरा स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करना। तो व्हाई मेनी पिगमेंट्स? पहला रीजन ये है कि वन पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब light of specific wavelength only. Therefore, to cover larger fraction ऑफ वेवलेंथ, ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो जाए, टू कवर लार्जर फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ, मैनी डिफरेंट पिगमेंट्स आर नीडेड। मैनी डिफरेंट पिगमेंट्स आर नीडेड। करेक्ट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्लोरोफिल ए है ना मेरे भाई, इसको पता है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चीफ पिगमेंट। एक प्लांट में जितने भी पिगमेंट हैं उनमें से जो चीफ पिगमेंट होता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस में काम आता है, वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए। यानी बाकी सभी पिगमेंट्स का बॉस है ये। क्लोरोफिल बी जो है, कैरोटिनॉइड जो है, ज़ैंथोफिल जो है, अपनी एनर्जी ला करके क्लोरोफिल ए को देंगे, ये इनका बॉस है। यानी बाकी लोग जो भी काम कर रहे हैं वो आकर के इस बॉस को बताएंगे कि देखो बॉस मैं ये वाली लाइट लेकर आया हूं, देखो बॉस मैं ये वाली लाइट लेकर आया हूं, देखो बॉस मैं ये वाली लाइट लेकर आया हूं। सब अपनी लाइट्स ला करके, सब अपनी एनर्जी ला करके किसको सौंप देंगे? क्लोरोफिल ए को। अब कई बार क्या होती है, ये लाइट बहुत ही ज्यादा स्कॉर्चिंग होती है, तो क्लोरोफिल ए को अगर आप ये पूरी की पूरी लाइट डायरेक्टली सौंप देंगे तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर हो जाएगा डैमेज। और क्लोरोफिल ए जैसा मैंने बताया चीफ पिगमेंट है। चेस में भी आपको पता है राजा गया तो खेल खत्म, युद्ध में भी आपको पता है राजा गया तो खेल खत्म। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस में भी चीफ पिगमेंट गया तो बाकी सारे आके किसको रिपोर्ट करेंगे? लीडर ही मर गया।
तो इसीलिए क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है इसको बचा कर रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी सारे जो पिगमेंट्स है पता है क्या करने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, टाइम पास करने लग जाते हैं। क्लोरोफिल बी जो है वो अपनी एनर्जी किसी और को दे देता है, बाकी दूसरा किसी और को दे देता है, दूसरा किसी और को दे देता है, एंड सो ऑन, घुमाते रहते हैं। जो भी लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब किया उसको घुमाते रहते हैं कि क्लोरोफिल ए को डायरेक्टली नहीं देंगे, बहुत गर्म है ये लाइट, अभी बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्लोरोफिल ए को देंगे तो उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। और जब ये एनर्जी ऐसे घूमती रहती है तो एनर्जी का लॉस होता है। जब हमें पता लग जाएगा कि अच्छा खासा एनर्जी का लॉस हो चुका है, अब हम क्लोरोफिल ए को बची खुची एनर्जी सौंप सकते हैं, क्लोरोफिल ए को अब कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम क्लोरोफिल ए को एनर्जी देंगे। यानी ये बेसिकली क्या करते हैं, दे प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ क्लोरोफिल ए। फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बचा सकते हैं टाइम पास करके। इसलिए कई पिगमेंट्स की जरूरत है। छोटे मोटे पिगमेंट्स को अगर थोड़ा बहुत हार्म हो भी रहा है कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरोफिल ए को कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मेन पिगमेंट, दिस इज द चीफ पिगमेंट। इसीलिए इसके फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकने के लिए हम लोगों ने काफी सारे पिगमेंट्स बनाए हैं, काफी सारे पिगमेंट्स लीफ में पाए जाते हैं। ये हमने सीखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से। अब एक चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी बहुत क्लियरली दी हुई है, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहां पर देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब आपने यहां पर देखा कि किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने पे कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो क्या ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रा है, क्या ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें यहां पर पता लग रहा है, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा ही तो है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं, इट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। करेक्ट। तो मेरे दोस्त ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से हमें पता लगा कि आपका ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, आपका ब्लू और रेड जो रीजन है, इस पे सबसे ज्यादा, सबसे भारी भरकम फोटोसिंथेसिस होती है, यहां पे और यहां पे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो एक्शन स्पेक्ट्रा है इसको कंपेयर किया क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, कि बाकी सबको हटा दिया, ये जो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है सिर्फ ये हमने निकाल लिया। अब देखो ये है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि क्लोरोफिल ए ने सबसे ज्यादा लाइट जो है इस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करी, क्लोरोफिल ए ने सबसे ज्यादा लाइट इस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करी, है ना। यानी ये जो वेवलेंथ है इसकी सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करी है क्लोरोफिल ए ने, ये जो वेवलेंथ है इसकी सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करी है क्लोरोफिल ए ने। और जब क्लोरोफिल ए ने सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करी है उसी टाइम पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है, ये एक्शन स्पेक्ट्रा है। जब क्लोरोफिल ए ने सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब की है उसी टाइम पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है, ये एक्शन स्पेक्ट्रा है। मतलब भाई लेट्स से क्लोरोफिल ए यहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, पर यहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो नहीं हुई, वो तो यहां है ना। समझ लो कैरोटिनॉइड यहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां तो सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, वो तो यहां है, यहां है। अर्थात मेरे भाई जब क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है किसी वेवलेंथ पे, तब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। मतलब जो क्लोरोफिल ए कहता है वो हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। इट इज द चीफ पिगमेंट। समझ लो आप और आपके पापा घर पे बैठे हुए हैं, आपके पापा ने कहा न्यूज देखूंगा, आपने कहा पापा मैच देखूंगा, बताओ क्या चलेगा, न्यूज चलेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने पापा के सामने बैठे हो और पापा के सामने अपनी जबान भी नहीं चलती और मर्जी भी नहीं चलती, क्योंकि पापा पापा है, पापा इज चीफ, है ना। तो उनके आगे हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। सो क्लोरोफिल बी ने कहा कि मैं 500 नैनोमीटर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता हूं, यहां सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए। तो क्लोरोफिल ने कहा चल भाग यहां से, यहां पर मैं सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा हूं, मैं चीफ हूं, मेरी मर्जी चलेगी,
तो जहां क्लोरोफिल ए ने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया वहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है, ना कि क्लोरोफिल बी में, ना कैरोटिनॉइड में, ना ज़ेंथोफिल में। तो बाकी सारे जो हैं छोटे मोटे बचे हुए वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, कि यहां पर देखो थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस यहां हो गई, थोड़ी यहां हो गई, यहां हो गई, यहां सबसे कम, यहां हो गई, यहां हो गई। बाकी सारे थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, लेकिन ये जो पहाड़ की चोटी बनी है, ये जो पीक बना है, ये पीक किसकी मर्जी से बना है? ये पीक तब बना है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस तब हो रही है जब क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, यानी क्लोरोफिल ए की मर्जी चलती है। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। ये बात हमें यहां पर एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बढ़िया तरीके से पता लग जाती है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं बचती, कोई इसमें दिक्कत नहीं बचती। यहां तक की बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। दिस वाज एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसी प्लांट में कितने पिगमेंट हैं, किसी हरे भरे पत्ते में कितने पिगमेंट हैं? आप क्या करिए, घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको बस क्रोमेटोग्राफी पेपर चाहिए होगा, नॉर्मल कोई भी पोरस पेपर है जिसमें खूब सारे छेद हो, तो भी आप उस पतले से पेपर पे करके देख सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। एकदम परफेक्ट तो आपका यहां पर बैंड्स नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़े बहुत बैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप क्या करिए, आप सबसे पहले पालक के पत्ते ले लीजिए, धनिया के पत्ते ले लीजिए और उनकी चटनी बना लीजिए। धाड़ धाड़ करके उन पत्तों को कूटा और इनकी चटनी बना दी। ठीक है, अब समझ लीजिए आपके पास ये पेन है, पेन का ढक्कन भी होगा, इस पे आप एक पेपर लपेट दीजिए, पेपर की स्ट्रिप लपेट दीजिए। नीचे क्या करिए, आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए, कांच का ग्लास ले लीजिए और वहां पेन को ऊपर ऐसे अटका दीजिए। जैसे नीचे समझ लीजिए पानी का ग्लास है, इसके ऊपर पेन ऐसे अटका दिया है ना, तो जो आपका पेपर है वो नीचे लटक जाएगा, पूरा डूबेगा नहीं, है ना। थोड़ा बहुत पेन से टच है पेपर और ऐसे लटका हुआ है, तो ग्लास में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे झूलता रहेगा। इस ग्लास में पानी है, इस पेपर पर क्या कर दीजिए, जो चटनी आपने बनाई है उसका डॉट लगा दीजिए। जैसे यहां पर मेरे पास एक क्लिप है, इस क्लिप में मैंने क्रोमेटोग्राफिक पेपर फंसाया, इसको नीचे थोड़ा सा मैंने पानी में डुबा दिया। ठीक है, अब ये पानी धीरे 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 धीरे, पोरस पेपर है इसमें ऊपर की साइड चढ़ने लग जाएगा, बिल्कुल चढ़ने लग जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मैंने एक डॉट बना दिया और इस डॉट पे मैंने क्या लगा दी, प्लांट की चटनी। इस डॉट पे मैंने क्या लगा दी, प्लांट की चटनी। ठीक है, प्लांट की चटनी जब मैंने यहां पर लगाई, तो पानी जब धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट होगा, तो मेरे दोस्त धीरे 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 क्या है, ये आपका इन पिगमेंट्स को भी सेपरेट कर देगा, है ना। तो आपको यहां पर क्या देखने को मिल जाएंगे, यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे कैरोटिनॉइड, यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे ज़ेंथोफिल, यहां पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। यानी सबसे पास जहां पे आपने चटनी लगाई है उसके सबसे पास आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल बी, देन क्लोरोफिल ए, देन आपका ज़ेंथोफिल, देन कैरोटिनॉइड। इसको आप याद करते हैं बैक्स सी से, बैक्स सी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। नीचे से ऊपर की साइड बैक्सी बोल के इसको याद कर सकते हैं, बैक्स सी बोल के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बैक्स भी बोल सकते हो। बचा जो कैरोटिनॉइड वो सबसे एंड में आ जाएगा, तीन अगर याद है तो चौथा ऑटोमेटिकली आपका लास्ट में आ जाएगा। तो बैक्स है जो आपको देखने को मिलता है। तो यहां आपने प्लांट की चटनी लगा दी और धीरे धीरे जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो इन पिगमेंट्स को भी सेपरेट करता हुआ ले जाएगा। ये है आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्रोमेटोग्राफिक में एक शब्द आ रहा है क्रोमा, क्रोमा माने कलर। तो कलर्स को सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूजुअली इस पोरस पेपर का, जिसमें छेद होते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पेपर में छेद है तो पानी जो है कैपिलैरिटी से ऊपर मूव करेगा। जैसे आप अगर घर में पूजा करते हैं तो आप रुई की बाती बनाते हैं, है ना, तो रुई जो है उसके बीच बीच में स्पेसेस है, तो उससे कंटिन्यूअसली घी या तेल जो है उस बाती में हमेशा आता रहता है। इसे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जो प्लांट है वो भी अपनी जड़ों से पानी सोखता रहता है ना, और ऊपर चढ़ाता रहता है प्लांट में, इसे भी हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। सिमिलरली ये जो आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर है इसमें भी काफी छेद हैं, तो पानी उन छेदों से ऊपर जाता रहेगा और धीरे धीरे अलग अलग कलर के इन पिगमेंट्स को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। और ये अलग अलग कलर्स जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ये आपको दिखाई भी दे रहे हैं। कैरोटिनॉइड मतलब थोड़ा कैरेट लाइक होगा, है ना, थोड़ा ऑरेंजिश होगा, ऑरेंजिश। ये जो ज़ेंथोफिल है थोड़ा येलोइश होगा। ये जो आपका क्लोरोफिल ए है थोड़ा डार्क ग्रीन होगा, और ये जो आपका क्लोरोफिल बी है थोड़ा लाइट ग्रीन होगा। ये थोड़ा डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन सा, ये थोड़ा लाइट ग्रीन सा, ज़ेंथोफिल येलो सा, और कैरोटिनॉइड जो है ये थोड़ा
ऑरेंज साइड में ज्यादा है, येलो लेकिन थोड़ा गाढ़ा येलो ऑरेंज साइड में ज्यादा है। ये इनको देखकर ही आपको पता लग जाता है, इन कलर्स को देख करके ये अलग अलग पिगमेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अगर आप देखें तो जो पत्ते हैं इनमें फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। जो प्लांट के हरे भरे पार्ट है दे हैव सिस्टम, एंड सिस्टम के नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके अलग अलग लीव्स में पाई जाती है। दो प्रकार के फोटो सिस्टम है। अब फोटो सिस्टम 1 को फोटो सिस्टम 1 क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी डिस्कवरी पहले हो गई थी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि ये पहले इस्तेमाल होता है, इट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, पहले डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसका नाम है फोटो सिस्टम 1। एंड फोटो सिस्टम 2 जो है सेकंड नंबर पे डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसका नाम फोटो सिस्टम 2 पड़ गया। इट इज डिस्कवर्ड लेटर, ये बाद में डिस्कवर किया गया था। करेक्ट। तो ये जो सिस्टम है इसके नीचे कई सारी चीजें होती है। फोटो सिस्टम 1 में एक तो है रिएक्शन सेंटर, नाम ही है रिएक्शन सेंटर, तो ये सेंटर पे पाया जाएगा। ये है आपका मेन पिगमेंट, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे P700 मॉलिक्यूल, है ना। ये क्या है? एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ये ऐसे टाइप का क्लोरोफिल ए है जिसे P700 कहा गया क्योंकि ये सबसे ज्यादा लाइट 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या है? कौन से नैनोमीटर की लाइट ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर की। और इस क्लोरोफिल ए के अलावा जो भी पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे कहलाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स। मतलब एक है राजा, उस राजा को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है? प्रजा। एक है आपका बॉस, उसके अलावा बाकी सारे क्या है? नॉन बॉस। यानी बाकी सारे आकर बॉस को बताएंगे कि सर मैंने ये किया है, सर मैंने वो किया है, आज मेरा ये काम हो गया, आज मेरा वो काम हो गया। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब लाइट को हार्वेस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स, यानी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को पकड़ करके लेके आएंगे। कुछ वेवलेंथ तो आपका क्लोरोफिल ए खुद पकड़ लेगा, बाकी अलग अलग वेवलेंथ जो बच गई है उनकी लाइट को पकड़ करके लेके आएंगे, उस लाइट को हार्वेस्ट करेंगे और क्लोरोफिल ए तक पहुंचाएंगे। इसलिए इनका नाम रखा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दूसरा इनका नाम रखा एंटीना कॉम्प्लेक्स। जैसे एंटीना अलग अलग वेवलेंथ को कैप्चर करता है। पहले टीवी जो है उसको चलाने के लिए एंटीना की जरूरत पड़ती थी, अदरवाइज चैनल्स पिक नहीं होते थे। अभी जैसे डिश टीवी है, टाटा स्काई है ना, ये एक तरीके से एंटीना ही है, थोड़े मॉडिफाइड एंटीना जो कि सिग्नल्स को कैप्चर कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करते हैं और क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या हो गए? क्लोरोफिल ए को छोड़ करके सारे पिगमेंट, सेंटर पे एक राजा है, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, उसके अलावा जितने भी आसपास के प्रोटीन्स हैं, जितने भी आसपास के बचे हुए पिगमेंट हैं, इनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं मेरे दोस्त, LHC मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना। तो आप क्या बोलेंगे? अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए पिगमेंट को छोड़ के जितने भी बचे सारे के सारे एक्सेसरी है। अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स। ये आपने देखा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर फोटो सिस्टम 2 है। ये फोटो सिस्टम 2 जो है, यहां पे रिएक्शन सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? P680। P680 जो कि एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जिसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या है? 680 नैनोमीटर का। ये 680 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है बढ़िया तरीके से। तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या हो गया? 680 नैनोमीटर, है ना। तो यहां पे 680 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है। 680 नैनोमीटर के लाइट को सबसे बढ़िया एब्जॉर्ब करता है ये रिएक्शन सेंटर, और यहां 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इसको कहा P700, इसीलिए इसको कहा P680। बचे हुए इसमें जो कॉम्प्लेक्स है ये भी सेम है, एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स, करेक्ट है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें दो तरीके के फोटो सिस्टम पाए जा सकते हैं। एक का नाम है फोटो सिस्टम 1 क्योंकि पहले डिस्कवर हुआ था, दूसरे का नाम है फोटो सिस्टम 2 क्योंकि सेकंड नंबर पे डिस्कवर हुआ था। हर फोटो सिस्टम में दो चीजें हैं।
पहला मेन राजा मॉलिक्यूल, राजा प्यारा दुलारा क्लोरोफिल ए बॉस मॉलिक्यूल, जिसको रिएक्शन सेंटर कह दिया हमने। जो आपका फोटो सिस्टम 1 है उसमें रिएक्शन सेंटर है P700, जो फोटो सिस्टम 2 है इसमें रिएक्शन सेंटर है P680। P700 इसे इसलिए बोला क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। P680 इसे इसलिए बोला क्योंकि 680 नैनोमीटर की लाइट को सबसे बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। और दोनों में ही जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं वो है बची खुची सारी चीजें। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को छोड़ के जो बचे हुए सारे पिगमेंट जैसे कि कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी एंड आसपास के जो प्रोटीन है, इन सबको मिलाकर के हम लोगों ने क्या बोल दिया, जो आसपास के हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं और बचे हुए जो पिगमेंट हैं, इनको मिलाकर हमने क्या बोल दिया, LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल बोल दिया। अब जब आप लाइट रिएक्शन देखेंगे ना तो आपको एक बात का आइडिया लगेगा कि ये जो लाइट रिएक्शन है ना, इसमें फोटो सिस्टम 2 पहले पार्टिसिपेट करता है। यानी जो आपका फोटो सिस्टम 1 है, इसका नाम फोटो सिस्टम 1 क्यों है, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ, सिर्फ इसीलिए। पहले पार्टिसिपेट कौन करता है रिएक्शन में, पहले पार्टिसिपेट कौन करता है रिएक्शन में, फोटो सिस्टम 2, इट पार्टिसिपेट्स फर्स्ट, इट पार्टिसिपेट्स फर्स्ट इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन है ये किसका है पहले, ये आपका फोटो सिस्टम 2 का है। फोटो सिस्टम 1 बाद में पार्टिसिपेट करता है। ये क्या क्या करेंगे आराम से देखिए, आराम से समझने की कोशिश करिए। समझ लीजिए लाइट आई तो स्टेप्स क्या होंगे लाइट रिएक्शन में। पहला काम जो है, पहला स्टेप जो है वो क्या है, लाइट एब्जॉर्प्शन। भाई लाइट रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लाइट ही है स्वयं। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। ये आपका पूरा का पूरा ग्रेना है और इस ग्रेना में ये जो सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, एक सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग थाइलाकॉइड कह रहे हैं। और इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे पाए जा रहे हैं आपके क्या, आपके फोटो सिस्टम्स यानी आपके पिगमेंट सिस्टम्स यहां पर पाए जा रहे हैं इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो पहला काम ये होगा, यहां जो पिगमेंट सिस्टम है वो लाइट की एब्जॉर्प्शन करेगा। जब लाइट की एब्जॉर्प्शन हो गई उसके बाद यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, लाइट की एब्जॉर्प्शन से बनने क्या वाला था, खुद बताइए। लाइट की एब्जॉर्प्शन से बनने क्या वाला था, लाइट की एब्जॉर्प्शन से बनने वाला था ATP एंड NADPH। तो ATP एंड NADPH will be formed ATP एंड NADPH will be formed। तीसरा क्या बनता है गुरुजी यहां पर, सर आपने बताया था ATP और NADPH के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था जब हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे थे तो कि ऑक्सीजन कैसे बनता है मेरे दोस्त, वाटर से बनता है। भाई CO2 के पास भी ऑक्सीजन है और वाटर के पास भी ऑक्सीजन है। कॉर्नेलियस वॉन नील साहब ने हमें बताया था कि ये जो आपका ऑक्सीजन है यही जाकर के रिलीज होगा। अगर H2O की जगह में H2S लगा दूं तो भैया आपका क्या बनता है, सल्फर या सल्फेट बनता है ना। तो अल्टीमेटली ये वाला जो ऑक्सीजन है जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आया ना कि CO2 से। तो भैया अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा, तीसरी चीज अगर मैं लिख दूं, मुझे पता है लाइट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन बनेगा। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन रिलीज होगा तो कहां से होगा भैया, पानी टूटेगा, पानी से रिलीज होगा। तो इसे मैं कहता हूं क्या, वाटर स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो माने लाइट, लिसिस मतलब टूटना है ना। तो वाटर टूट रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहेंगे। तो यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, दो वाटर अगर आप ले लें, दो वाटर अगर आप ले लें तो दो वाटर में क्या हुआ, O2 हो गया तो O2 रिलीज, प्लस अगर आप देखें H2 इंटू 2, 4 हाइड्रोजन हो गए। एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन होंगे, बिल्कुल होंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पूरी इक्वेशन बन जाती है। और इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, Mn और Cl। मैंगनीज और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। यानी ओवरऑल आपके 4 स्टेप हुए, इनका सीक्वेंस जो है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या हो रहा होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि नाम है लाइट रिएक्शन तो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी। लाइट एब्जॉर्ब होगी, ATP NADPH बनने से पहले ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या होगा मेरे दोस्त, आपकी वाटर की स्प्लिटिंग होगी,
वाटर स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और धीरे धीरे एटीपी और NADPH भी बनने लग जाएंगे। ये चार चीजें आपकी लाइट रिएक्शन में होती हैं, इसके अलावा कोई और चीज यहां पर नहीं होती। यानी एटीपी निकलेगा, NADPH निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकालने के लिए वाटर तोड़ना पड़ेगा और नाम ही लाइट रिएक्शन है तो लाइट एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। ये चार चीजें होंगी और कुछ भी नहीं। कैसे होती हैं चारों चीजें, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन टॉपिक है इसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आराम से समझिए, नॉन साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा, वापस आया ही नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा और वापस आया ही नहीं। अगर कोई चीज कहीं से शुरू हो रही है और वहीं खत्म हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल ये है, इट इज साइक्लिक। मेरे दोस्त यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर आपका टक 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 करके क्या हुआ, यहां पर आपका ये आ गया दोस्त, साइक्लिक बन गया, है ना। साइक्लिक आपकी यहां पर कंडीशन बन गई, जहां से इलेक्ट्रॉन उड़े वहीं पर आपके वापस आ गए, दिस इज साइक्लिक। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, तो आपका टक 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 करके शुरुआत हुई, टक 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 करके इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, वापस आया ही नहीं। तो क्या ये नॉन साइक्लिक कंडीशन हुई? बिल्कुल हुई। तो इसीलिए इसका नाम है नॉन साइक्लिक। पहली बात तो ये। फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो मतलब लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, सूरज की एनर्जी चाहिए क्योंकि ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है, सूरज की एनर्जी चाहिए। तो क्या यहां पर इट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो यानी लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ऐड होना। अगर मुझे यहां पर एटीपी बनानी है तो मुझे फॉस्फेट तो ऐड करना पड़ेगा ना। अगर मुझे यहां पर एटीपी बनानी है तो एटीपी कैसे बनती है मेरे दोस्त, यहां पर आप देखिए, मैं एडीपी पर फॉस्फोरस ऐड करता हूं। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट यानी यहां दो फॉस्फेट हैं, इस पे एक और फॉस्फेट मैंने ऐड कर दिया तो बना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी तीन फॉस्फेट हो गए। मेरे पास एडीपी थी जिसपे ऑलरेडी दो फॉस्फेट है, इस पे एक और फॉस्फेट मैंने ऐड किया तो एटीपी बनी। मुझे एडीपी पे फॉस्फेट ऐड करना है, लेकिन एडीपी पे फॉस्फेट ऐड करने के लिए मैं एनर्जी कहां से लाऊंगा, सूरज की एनर्जी लाऊंगा, फोटो से एनर्जी लाऊंगा। यानी फॉस्फेट ऐड हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है, किसकी वजह से, सूरज की एनर्जी की वजह से। इसीलिए मैंने इसे किस प्रकार का फॉस्फोराइलेशन कहा, फोटो फॉस्फोराइलेशन कहा। और इलेक्ट्रॉन जो उड़ा इस पहले फोटो सिस्टम से वो मुड़ करके वापस नहीं आया, इसीलिए इसको हमने कहा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो पहले तो सर पे सरसों का तेल लगा के हम लोग नाम में ही घुस गए, वही सबसे इंपॉर्टेंट था। नॉन साइक्लिक क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन उड़ा वो वापस नहीं आया, वापस नहीं आ जाता तो साइक्लिक हो जाता, इट इज नॉन साइक्लिक। दूसरा फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो यानी सनलाइट का यूज करके एडीपी पे आपने फॉस्फेट ऐड किया, एडीपी पे फॉस्फोराइलेशन कराई, इसे फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब देखो मेरे दोस्त यहां पर हुआ क्या, आराम से देखिएगा। भाई सबसे पहले आपकी सूरज की जो किरणें हैं ये किस पे गिरी, सूरज की जो किरणें हैं ये फोटो सिस्टम 2 पे गिरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर बाद में हुआ था लेकिन पार्टिसिपेट पहले करता है। तो फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर था उसका नाम था P680। तो P680 मॉलिक्यूल क्या करेगा, 680 नैनोमीटर की लाइट को बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। तो सूरज में तो सारी की सारी लाइट्स है, तो सूरज लाइट छोड़ रहा है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया फोटो सिस्टम 2 ने और इसमें एनर्जी आ गई, लाइट से एनर्जी मिली। तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर उछाल दिए। जब किसी मॉलिक्यूल में एनर्जी आती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है। जब किसी एटम में एनर्जी आती है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल था, ये जो P680 मॉलिक्यूल था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछाल दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन को इसने ऊपर उछाला तो ऊपर कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। समझ लो भैया, मैंने अपनी टोपी ऊपर उछाली, ऊपर एक बंदर बैठा है, उसने ले ही ली मेरी टोपी, वापस ही नहीं कर रहा। तो अब मैंने तो इलेक्ट्रॉन उछाल दिया, ऊपर वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत अच्छी खासी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो मुझे वापस नहीं दे रहा है। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, अगला जो मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की और ज्यादा ताकत है, अगला जो मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की और ज्यादा ताकत है, अगला जो मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की और ज्यादा ताकत है।
तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से लेते रहेंगे। समझ लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चे से मुझे टॉफी छीननी है, मैं छीन लूंगा। मेरे पीछे खली साहब खड़े हैं, वो मुझसे टॉफी छीन लेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो मॉलिक्यूल है, इससे ज्यादा ताकत इस वाले में है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। इस वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा ताकत इस वाले में है इलेक्ट्रॉन लेने की, अपनी तरफ खींच लेगा और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास, यानी P700 मॉलिक्यूल के पास। अब नाम है इसका P700 मॉलिक्यूल। P700 मॉलिक्यूल है तो 700 नैनोमीटर की लाइट जो आ रही है सूरज से, वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें भी एनर्जी आ जाएगी, ये भी इलेक्ट्रॉन को उछाल देगा। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। इस एक्सेप्टर से ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन लेने की इस फेराडॉक्सिन नाम के मॉलिक्यूल में, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और इससे भी ज्यादा ताकत है इस मॉलिक्यूल में जिसका नाम है फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, इसे बोलते हैं FNR। ये ले लेगा फाइनली आपका क्या, इलेक्ट्रॉन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखना इस पूरे के पूरे केस में क्या हुआ है, प्यार से समझना मेरे दोस्त, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक बार समझ में आ गया तो मजा आएगा। अब देखो मैं कह रहा हूं सबसे पहले पार्टिसिपेशन किसने किया, फोटो सिस्टम 2 ने। फोटो सिस्टम 2 हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस सिस्टम, इन दिस प्रोसेस इनिशियली। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 ने पार्टिसिपेट किया और हमें पता है कि फोटो सिस्टम 2 जो है मेरे दोस्त, उस पे जो रिएक्शन सेंटर है ये है P680, यानी 680 नैनोमीटर की जो लाइट है ये सबसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। और फोटो सिस्टम 1 जो है इसका रिएक्शन है, इसका रिएक्शन सेंटर जो है ये है P700, यानी 700 नैनोमीटर की लाइट ये सबसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि फोटो सिस्टम 2 पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन में। तो फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने के लिए 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। 680 नैनोमीटर की लाइट को बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर डाला किसने, इस फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर ने। इसमें आ गई एनर्जी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर उछाल दिया, ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे। इलेक्ट्रॉन पास होते होते चले गए फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा और कभी वापस नहीं आया, इसके पास चला गया। तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस है? सर इलेक्ट्रॉन उड़ा तो जरूर, वापस ही नहीं आया, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है। यहां देखिए, यहां एक इलेक्ट्रॉन चल करके आया, जब यहां पे 700 नैनोमीटर की लाइट मिली तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया। क्या यहां पे कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं सर। क्या यहां पे कोई लॉस हुआ? नहीं सर। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो आया था वही उसने ऊपर उछाल दिया, इसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। लेकिन यहां इसने जो इलेक्ट्रॉन उछाला वो इसके पास कभी वापस ही नहीं आया, उछला ही रह गया, यानी यहां लॉस हो रहा है। अगर कंटिन्यूअसली लाइट आती जा रही है और ये इलेक्ट्रॉन उछालता जा रहा है तो इसका स्ट्रक्चर तो खराब हो जाएगा ना। एक टाइम के बाद ये बोलेगा भाई मैं अब और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मेरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा अगर मैंने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, फोटो सिस्टम 2 में हमें क्या करना पड़ता है दोस्त, यहां इस फोटो सिस्टम 2 में वी हैव टू स्प्लिट द वाटर। हम क्या करेंगे, यहां फोटो सिस्टम 2 के पास पानी तोड़ते रहेंगे, इसीलिए पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। पानी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का। ये पानी टूटता है और क्या करता है मेरे दोस्त, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ये इसके अलावा आपके प्रोटॉन्स बना लेता है और ये इसके अलावा आपके क्या बना लेता है, इलेक्ट्रॉन्स बना लेता है। ऑक्सीजन तो आपकी गैस है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज हो सकती है। आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर चला जाएगा सप्लीमेंट होने के लिए, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस ना हो इस फोटो सिस्टम को, और जो प्रोटॉन है यहीं पर पड़े रह जाते हैं, है ना। ये जो पानी टूटा है यहीं पर आपके बचे हुए प्रोटॉन पड़े रह जाते हैं। इनका क्या होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी आप बस ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पानी टूटता रहा तो ऑक्सीजन बन गया और आपका इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को मिल गया, फोटो सिस्टम 2 को मिल गया। इसमें अब कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन उड़ाता जा रहा है, पानी तोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो यहाँ पे आते जा रहे हैं, इसको भी अब कोई लॉस नहीं है। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसको भी कोई खासा लॉस नहीं है। ये हमने देखा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरे भाई, यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन उड़ा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स के पास गया, जैसे यहां पर है आपका प्लास्टो क्विनोन,
इसको आप प्यार से क्या लिख सकते हैं, PQ। उसके बाद है आपका साइटोक्रोम B6F। उसके बाद है आपका प्लास्टो साइनिन PC। ये इनके एग्जैक्ट नाम है। जैसे आप लिख सकते हैं PQ B6F PC। इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास इलेक्ट्रॉन चला गया एक के बाद एक के बाद एक, एंड देन पहुंच गया फोटो सिस्टम 1 पे। यहां पे 700 नैनोमीटर की लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ऊपर उड़ गया, पहुंचा फेरेडॉक्सिन के पास, फिर पहुंचा FNR के पास। फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां पे आपका पाया जा रहा था NADP। ये जो NADP है इस पे आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया, NADPH बन गया, NADPH बन गया। तो यहां पे आपका NADPH बन गया। फाइनली यहां पे क्या है देखो, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, NADP को रिड्यूस कर दिया, इस पे पूरा हाइड्रोजन लगा दिया, है ना। तो हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका यहां से आ गया, प्रोटॉन इसने पास से उठा लिया, एंड इसने क्या बना लिया, पूरा का पूरा NADPH बना लिया। तो NADPH बना यहां पर। और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए, उस टाइम पर क्या बनता है, उस टाइम पर बीच में आपका क्या बन जाता है, ADP प्लस PI से बन जाता है क्या, ATP। कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको यहां पर क्या देखने को मिला मेरे दोस्त, आपको यहां पर क्या देखने को मिला, आराम से समझिएगा, जीरो लेवल से समझिएगा। मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरीके के फोटो सिस्टम्स पाए जा सकते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। इसका नाम फोटो सिस्टम 1 इसीलिए है क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था, इसका नाम फोटो सिस्टम 2 इसीलिए है क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ था। हालांकि इस रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, फोटो सिस्टम 2 पहले पार्टिसिपेट करता है, फोटो सिस्टम 1 बाद में पार्टिसिपेट करता है। यह भी चीज हमारी देखी हुई है। फोटो सिस्टम 1 जो है इसमें मेन रिएक्शन सेंटर को P700 कहा जाता है क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। और आपका फोटो सिस्टम 2 जो है इसमें मेन रिएक्शन सेंटर को P680 कहा जाता है क्योंकि 680 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। मेन रिएक्शन सेंटर के अलावा यहां पर क्या पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर आप कह सकते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल ए को छोड़ करके जितने भी बचे हुए आसपास के प्रोटीन्स हैं, जितने भी बचे हुए एक्सेसरी पिगमेंट हैं, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जो फोटो सिस्टम 1 है इसमें है P700 रिएक्शन सेंटर और एक्सेसरी पिगमेंट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और जो रिएक्शन सेंटर 2 है, आपका फोटो सिस्टम 2 है, इसमें है P680 रिएक्शन सेंटर एंड साथ में एक्सेसरी पिगमेंट्स एज वेल एज एक्सेसरी प्रोटीन्स। ये हमने देखा। तो जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होती है तो सन से जो लाइट आई 680 नैनोमीटर की, वो एब्जॉर्ब करी आपके PS2 के रिएक्शन सेंटर ने। अब लाइट आई है तो ये एक्साइटेड हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर अल्टीमेटली और मॉलिक्यूल्स के पास गए जैसे प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, और फिर धीरे धीरे पहुंच गए किसके पास, आपके रिएक्शन सेंटर के पास, विच इज P700 यानी फोटो सिस्टम 1 के पास। रिएक्शन सेंटर का नाम है P700, तो इसने सूरज से 700 नैनोमीटर की लाइट ली और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए इसको दोबारा से उछाल दिया। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर जाता है FD यानी फेरेडॉक्सिन के पास एंड FNR यानी फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास। फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका इस्तेमाल हो जाता है NADPH बनाने के लिए। तो यहाँ NADPH बन गया। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे PS2 और PS1 के बीच, इस टाइम पर ATP बन गया। और मेरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उड़ा तो सही पर कभी वापस नहीं आया। इस फोटो सिस्टम पे एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो इसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। पर यहां इलेक्ट्रॉन गया सिर्फ, वापस नहीं आया, तो इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए आपने वाटर को तोड़ा तो आपको ऑक्सीजन मिल गया जो रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन यहीं पर जमा हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मिलते चले जाएंगे जिससे बेझिझक इलेक्ट्रॉन उड़ाता जाए। अब देखिए यहां एक एक्सिस बना देता हूं मैं, दिस पर्टिकुलर एक्सिस is of energy and this particular axis is of redox potential। क्या है ये, आराम से सुनिए। This particular axis is of energy, है ना, एनर्जी बढ़ रही है। और ये जो आपकी एक्सिस है यहां क्या है,
आपका रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल। अगर आप किसी चीज से ऑक्सीजन ले रहे हैं इसका मतलब आप उसे रिड्यूस कर रहे हैं। ऑक्सीजन देना इज ऑक्सीडेशन। ये पेन है, इसको मैं ऑक्सीजन दे दूं यानी मैंने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया। इससे मैं ऑक्सीजन ले लूं मतलब मैंने इसे रिड्यूस कर दिया। इसे मैं हाइड्रोजन दे दूं या इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन देना, और आप हाइड्रोजन दे रहे हो इसका मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो भी इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो मैं समझ लो इसे हाइड्रोजन दे रहा हूं या इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो मेरे दोस्त रेडॉक्स पोटेंशियल इस साइड बढ़ रहा है। ये जो प्लास्टोक्विनोन है इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता B6F में है। ये कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे रिड्यूस कर दो। क्या इसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा है? क्या इस साइड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है? बिल्कुल। क्या मेरे दोस्त ये जो प्लास्टोसाइनिन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ज्यादा है? ये कह रहा है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। बिल्कुल है। क्या ये जो फेराडॉक्सिन है इससे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल इस फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज FNR मॉलिक्यूल का? ये कह रहा है मुझे फाइनली इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, मेरे से भारी मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पे कोई, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मेरे से ज्यादा कोई नहीं मरा जा रहा। क्या इलेक्ट्रॉन इसीलिए इस साइड मूव कर रहा है? अगर आप ओवरऑल देखेंगे इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा, हम ऐसे ऊपर नीचे जिगजैग करके देख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन यहां था PS2 के पास, फिर आपका प्लास्टोक्विनोन इस लेवल पे है, नीचे एक लाइन खींचू तो B6F इस लेवल पे है, प्लास्टोसाइनिन इस लेवल पे है, PS1 इस लेवल पे है, फेराडॉक्सिन इस लेवल पे है, FNR इस लेवल पे है। क्या मैं कह रहा हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे गए, इस तरफ खींचे गए, इस तरफ खींचे गए एंड धीरे धीरे आपके FNR पे गए? क्या इस साइड रिड्यूस होने का पोटेंशियल बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। ऊपर की साइड एनर्जी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। यानी इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी मिली तो ये ऊपर चले गए, फिर धीरे धीरे एनर्जी कम हुई, फिर दोबारा से 700 नैनोमीटर की लाइट आई, फिर से एनर्जी बढ़ी, फिर कम हुई। तो कोई पूछे कि एनर्जी कैसे आपकी फ्लक्चुएट कर रही है? एनर्जी हो रही है अप डाउन अप डाउन। 3 इडियट्स देखिए, अप डाउन, जिप इज अ मशीन, अप डाउन, सिंपल अप डाउन हो रही है एनर्जी, क्योंकि ये जो आपने ग्राफ बनाया है एनर्जी का ही ग्राफ है। एनर्जी बढ़ी कम हुई, बढ़ी कम हुई, धीरे धीरे एनर्जी लूज होती गई। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता गया दोबारा इसने 700 नैनोमीटर की एनर्जी गेन करी, फिर जो है आपका डाउन हो गई। तो एनर्जी इज अप डाउन। और रेडॉक्स पोटेंशियल का कोई ग्राफ पूछ ले तो नॉर्मली आपका इस साइड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब ये जो आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, इसको एनसीईआरटी में या दुनिया की सारी स्टैंडर्ड किताबों में क्या लिखा हुआ है? जेड स्कीम लिखा हुआ है। जेड स्कीम लिखा हुआ है, ठीक है। जेड स्कीम क्यों लिखा हुआ है सर? ये तो एन बना, जेड स्कीम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जेड स्कीम है अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल वाली एक्सिस से देखो। अब आप इसे देख रहे हो नॉर्मल नजर से, आम जिंदगी मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूं, इस एनर्जी वाली एक्सिस से तो क्या दिखाई देगा? एन दिखाई देगा। इस जगह से देखूंगा तो एन दिखाई देगा। रेडॉक्स पोटेंशियल वाली एक्सिस से देखो ऐसे टोई, जेड दिखाई देगा। नीचे से देखोगे Z दिखाई देगा, इसलिए इसे Z स्कीम बोला, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स पोटेंशियल। तो 4 चीजें हुई। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब हुई, पानी टूटा तो ऑक्सीजन बना, PS2 PS1 के बीच में ATP बना, और एंड में आपका NADPH बना। ये हो गई आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक तो और आसान है, साइक्लिक तो और छोटा प्रोसेस है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। इससे तो आधी चीजें भी नहीं है। ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रहता है ना मेरे भाई, इसमें तो सिर्फ आपका PS1 ही इन्वॉल्व रहता है। यहां पे छोटी सी गलती हो गई, मुझे माफ करना ओ भाई लोग। PS1 है और यहां P700 आएगा। यहां सिर्फ एक ही आपका फोटो सिस्टम पाया जाता है, P700, यानी कि आपका फोटो सिस्टम 1 यहां पर पार्टिसिपेट करता है, फोटो सिस्टम 2 नहीं। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त? यहां पर आपकी PS1 जो है इस पे 700 नैनोमीटर की लाइट आके टकराई, रिएक्शन सेंटर ने 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन उड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ वापस आ गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा, एक इलेक्ट्रॉन वापस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं हुई। अब आपका यहां पर क्या होता है? मेनली हमने यहां पर 3 चीजें पढ़ी थी लास्ट केस में। देखो PQ,
B6F PC। यहां क्या है, FD सबसे पहले आ जाएगा और फिर आएंगे तीनों के तीनों एक सीक्वेंस में। यानी कोई पूछे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, PQ के पास जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। यहां अगर आप देखें, इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल होता है फायोफाइटिन, आपके सिलेबस में नाम नहीं है इसलिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा चीजों को, तो आप सीधा याद रखिए PQ, B6F, PC, FD, FNR। यहां क्या है, यहां आपका FD सबसे पहले आ जाएगा और फिर तीनों चीजें सीक्वेंस में जो कि आपकी थी PQ, B6F और आपका PC, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स वापस, सिंपल सी बात है। तो यहां प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, आपका यहां पर FD के पास। और वही इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहे होते हैं इसी दौरान आपकी क्या रिलीज हो रही होती है, ADP फॉस्फोराइलेट हो जाती है और बन जाती है ATP। अच्छा मुझे बताइए, सिंपल सी बात है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। पिछले केस में यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा और कभी वापस नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए हमने पानी को तोड़ा, ऑक्सीजन तभी रिलीज हुआ जब पानी टूटा। यहां एक इलेक्ट्रॉन उड़ा है, वो चुपचाप वापस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का कोई घाटा नहीं है, तो पानी तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर पानी नहीं टूटेगा तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा, नहीं, तो नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। दूसरा, पिछले केस में आपने देखा कि PQ के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर PC के पास, फिर FD के पास, फिर FNR के पास। यहां पहले FD के पास, फिर PQ, साइटोक्रोम B6F, फिर PC के पास। कोई आपका FNR है नहीं, कोई आपका फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज है नहीं, तो जाहिर सी बात है NADP रिडक्टेज है ही नहीं, तो क्या NADP रिड्यूस होगा, क्या NADPH बनेगा, नहीं बनेगा। NADPH नहीं बनेगा पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो ATP तो बनेगा, तो ATP बना, ATP तो बना, हमने बनाया ही है। NADPH यहां नहीं बनेगा, तो यहां कोई वाटर स्प्लिटिंग नहीं हुई, यहां कोई ऑक्सीजन नहीं बना, यहां कोई NADPH नहीं बना, यहां सिर्फ ATP बना है और यहां पे कोई PS2 नहीं है, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। ये बात भी हम लोगों ने देखी, ये बात भी हम लोगों ने जानी। ठीक है, इतनी सी बात है आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो आपका ATP दोनों जगह बनता है, साइक्लिक में भी नॉन साइक्लिक में भी। NADPH सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनता है, यानी ATP ज्यादा बनते हैं NADPH के कंपैरिजन में। और ये चीज आप देखेंगे भी जब आप डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे अगले से अगले लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा भी ATP की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज बनाने के लिए NADPH से ज्यादा, तो इसलिए ATP बन भी ज्यादा रहा है क्योंकि ATP चाहिए भी ज्यादा, जिस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट वो ज्यादा बनेगी भी। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर आप बेसिक डिफरेंस देख लें तो मोटा मोटा डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि मोस्टली बातें आपको पता है फिर भी मैं आपको बता देता हूं। नॉन साइक्लिक में पहली बात, वाटर स्प्लिटिंग हुई। जी सर, फोटो सिस्टम 2 के पास वाटर स्प्लिटिंग हुई थी क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस नहीं आ रहे थे। जब वाटर स्प्लिटिंग हुई तो क्या ऑक्सीजन रिलीज हुआ था? यस गुरुजी, हुआ था। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें वाटर स्प्लिटिंग ही नहीं हुई तो ऑक्सीजन रिलीज कैसे होगा? ATP आपका बना था, PS2 और PS1 के इलेक्ट्रॉन बीच में जा रहे थे तब ATP यहां भी बनी, दोनों केसेस में बनेगी। FNR यहां पर पाया जा रहा था, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, तो FNR जब पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका NADPH भी बनेगा, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चीजें ही आपको एब्सेंट देखने को मिली, है ना, यही बातें हैं। यहां पर अगर देखें आप लास्ट पॉइंट, तो यहां पहले PS2 पार्टिसिपेट करता है, P680 यहां पर रिएक्शन सेंटर था, एंड PS1 उसके बाद पार्टिसिपेट करता है, P700 यहां पर रिएक्शन सेंटर था। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ओनली, है ना, PS1 हो जाएगा, कोई PS2 यहां पर नहीं होता। ये बात आपने देखी। सिंपल ये डिफरेंसेस हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। आप लोगों को आई होप ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कुछ देख लेते हैं सवाल और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Which is not an accessory pigment? Which is not an accessory pigment? क्लोरोफिल A को छोड़ के जितने भी है सारे एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। मोबाइल के डब्बे में मेन चीज क्या है, मोबाइल, बाकी सारी जो चीजें बची हैं उन्हें एक्सेसरी कहते हैं। सिमिलरली क्लोरोफिल A इज द चीफ पिगमेंट, बाकी जो बचे सारे एक्सेसरी।
तो क्लोरोफिल ए जो है तो चीफ पिगमेंट है ना, ये एक्सेसरी थोड़ी है, इसके अलावा सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सेसरी हो जाएंगे। तो क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स डज नॉट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट, कौन सा क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता? कैरोटीन, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन कहां पाया जाता है दोस्त? ये वैक्यूल में स्टोर होता है, प्लांट के सेल वैक्यूल में स्टोर होता है, तो इट इज नॉट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड बहुत सारे आपके प्रोटीन्स हैं। इन एलएचसी रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय, है ना, कोई भी आपका फोटो सिस्टम है इसमें रिएक्शन सेंटर किससे बनेगा? एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, है ना, तो रिएक्शन सेंटर हो जाएगा सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, इसको एलएचसी कहते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल, ये गलत बात हो जाएगी। कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल रिएक्शन सेंटर नहीं है। बोथ 2 और 3 दोनों ही बातें गलत है, सिर्फ ए ही आपकी करेक्ट है। तो उत्तर हो जाएगा मिस्टर 1, दैट इज सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन, कौन सी चीज आपको चाहिए? रॉ मटेरियल क्या है? आराम से देखिएगा मेरे दोस्त, आपका रॉ मटेरियल यहां पर क्या क्या हो जाएगा भाई? एडीपी है, इससे आपका क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। H2O है, इसकी स्प्लिटिंग से आपका क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा, एंड आपका इलेक्ट्रॉन्स भी आपको मिल जाएंगे। एडीपी से आपका एटीपी बनेगा, H2O से आपका ऑक्सीजन बन जाएगा, एंड NADP जो है इससे आपका NADPH बनेगा। दोनों बातें करेक्ट है, ये ज्यादा करेक्ट है। एडीपी एंड NADPH2, ये तो आप बनाओगे ना, NADPH तो पहले से थोड़ी बना हुआ होगा, है ना, एंड एटीपी पहले से नहीं बना होगा, एडीपी होगा सिर्फ हमारे पास। तो ज्यादा करेक्ट आपको बी लग रहा है, तो ओवरऑल जब भी आपको 2 करेक्ट ऑप्शन मिले, गो फॉर द मोर करेक्ट वन, है ना, ज्यादा एक्यूरेट है। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल मतलब ऐसे रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस के ऐसे रिएक्शन जो सीधा लाइट पे बेस्ड है, यानी लाइट रिएक्शन को ही यहां फोटोकेमिकल फेज कहा गया है, लाइट रिएक्शन को। और जो डार्क रिएक्शन है इनमें एंजाइम्स यूज होते हैं, बायोलॉजिकल एंजाइम, तो उसे बायोकेमिकल फेज कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज कह रहे हैं, घुमा करके बात आपसे पूछी गई है ना। तो आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या हो गए? ऑक्सीजन निकलता है, एटीपी निकलता है, NADPH, तीनों चीजें यही हैं। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं भैया, सिर्फ एटीपी NADPH नहीं भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके डार्क रिएक्शन में बनते हैं, तो O2 ओनली, ये बात गलत हो जाएगी, ये दोनों भी निकलते हैं, लेकिन सबसे करेक्ट क्या है? मोस्ट करेक्ट इज ऑप्शन 1, ये आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इवेंट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में जो गंदी है, गलत है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहां पर होता है, तो मेरे दोस्त तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं PS2 के पास। ओनली वन फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट, नहीं भैया, पहले PS2 फिर PS1। एटीपी एंड NADPH प्रोड्यूस, दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन रिलीज होगा क्योंकि वाटर स्प्लिट हुआ है, एकदम सही बात है। तो 2 जो है सही उत्तर हो जाता है, यानी ये गलत बात थी, इसमें दोनों के दोनों फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। विच वन इज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन? फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फोराइलेशन हो, पहली बात तो फॉस्फेट ऐड हो रहा हो एडीपी पे, और फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी लाइट की प्रेजेंस हो। तो लाइट एनर्जी तो सब में लिखा हुआ है, तो सारे एकदम करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं। एडीपी प्लस XMP इज एटीपी, है ना, एडीपी प्लस पी लिख दो बस, ये XM क्या है नहीं मालूम। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू एटीपी, एकदम सही बात है। एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यानी एक फॉस्फेट है, ये आपने लगा दिया, एटीपी बन जाएगा, सही बात है। AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यानी इसमें भी एक फॉस्फेट है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसमें भी एक फॉस्फेट है पीआई में, तो एडीपी आपका बन जाएगा, है ना। लेकिन फॉस्फोराइलेशन में आपको एटीपी बनाना है, करेक्ट तो ये भी है भाई। एएमपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा है, ये भी एक तरीके की फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन एएमपी मोर कॉमनली यूज नहीं होता। एएमपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बन ही नहीं सकता। एएमपी में एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एक फॉस्फेट, तो एडीपी बनेगा, है ना। तो यहां पर ये भी करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट आपसे जब भी पूछा जाए ऑब्वियसली यू विल मार्क दैट। तो एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा एंड आपका एटीपी बन जाएगा, मोर करेक्ट है, इसीलिए सही है। प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, फोटोलिसिस कहेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो यानी लाइट की प्रेजेंस में पानी टूटा, हाइड्रोलिसिस मतलब सिर्फ पानी का टूटना, किस वजह से टूटा? फोटो यानी लाइट की वजह से टूटा, इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, टू बी स्पेसिफिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस, साइक्लिक में कोई NADPH नहीं बन रहा था, कोई आपका ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ था,
कोई आपका एनएडीपीएच नहीं था, सिर्फ एटीपी रिलीज हो रही थी, तो उत्तर हो जाता है एटीपी ओनली। फोटोलिसिस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल यील्ड्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल ही हमने तोड़कर देखे थे स्टैंडर्ड कंडीशन में, 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो 2O, एक तो O2 निकल गया, एकदम सही बात है, प्लस H2 इंटू 2 यानी H4, यानी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन में क्या होता है, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, क्या पूछा है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन बराबर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, एकदम सही बात है, 4 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 वाटर तोड़ोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन निकलेंगे, ये आपका उत्तर एकदम करेक्ट हो जाता है। तो उत्तर निकल करके आएगा मिस्टर बी, मिस्टर बी इज द राइट आंसर। ये आपके कुछ सवाल थे रिलेटेड टू द लाइट रिएक्शन, जहां आपने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में जाना। अब मेरे दोस्त आपको यह तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान एंड में चले गए आपके एफएनआर के पास, फेरेडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज के पास, जिसने एनएडीपी को रिड्यूस करके एनएडीपीएच बना दिया। तो एनएडीपीएच बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन PS2 और PS1 के बीच में एटीपी कैसे बना? ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव हुए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो एटीपी कैसे बना, इसका मैकेनिज्म हमें पढ़ना है अगले सेशन में, जिसको हम कहते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। बहुत मजेदार मैकेनिज्म है, बहुत प्यार से समझना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, और अच्छे से इसके सवाल बनाने पड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टॉपिक है। लाइट रिएक्शन आपका फिर पूरा हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा एनएडीपीएच बन चुका है, ऑक्सीजन बन चुका है, एटीपी बन चुका है। अब आगे क्या, अब हाउ टू मेक अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, उसके बारे में हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे। हम लोग फिर डार्क रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की ओर बढ़ेंगे। मजेदार चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, हाँ रिवीजन करना पड़ेगा खुद से एक बार, तब जाके चीजें और क्लियरली समझ में आएंगी, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आराम से पढ़ाई करो, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।